गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे मैं श्याम देवड़ा आपका स्वागत करता हूँ। आज अपन बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में, यानी ये महत्वपूर्ण विषय है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित। और पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित विषय से पहले अपन आज बात कर लेते हैं कि आज हमारे इस चैनल के माध्यम से हम भूगोल विषय के सभी विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि इस भूगोल विषय पे ज्योग्राफी जंक्शन के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से जो भी नेट की तैयारी कर रहा हो, या वो पीजीटी की, या अपन कह सकते हैं केंद्रीय विद्यालय के पीजीटी की, या नवोदय विद्यालय के पीजीटी की, या किसी भी विश्वविद्यालय के लिए कॉलेज लेक्चरर की, या अपन कह सकते हैं सेट विषय की अगर एग्जाम की तैयारी कर रहा है, या जहाँ अन्य विषयों के या अन्य कंपटीशन एग्जाम में जहाँ कहीं पर भी अगर भूगोल विषय से संबंधित इन विषयों, इन महत्वपूर्ण टॉपिक से अगर कहीं पर भी क्वेश्चन आता है या कोई आपके सिलेबस में है, तो आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखें। और आज का जो ये वीडियो है इसको आप पूरा ज़रूर देखें। मैं आपको एक वीडियो के लास्ट में आपको एक ऐसा संदेश देने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से हमारे चाहने वाले सभी श्रोताओं के लिए, और जो हमारे जो विद्यार्थी हैं जो निःशुल्क रूप से आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड की या नेट की, या जिनका ज्योग्राफी सब्जेक्ट है सेकंड पेपर, जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए यहाँ पे एक ज्योग्राफी जंक्शन चैनल के माध्यम से एक ऐसी सीरीज चलाई जा रही है आज से, जिसका पहला टॉपिक है आपकी पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित संरचना। तो पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, या अपन इनके बारे में बात करेंगे। पृथ्वी को जानने के कौन कौन से स्रोत। तो आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक आज लाइक और शेयर जरूर करें और अपने स्टेटस पे जरूर डालें। और जो कोई भी जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हो या भूगोल विषय की तैयारी कर रहा हो, उन स्टूडेंट के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए ये जो ज्योग्राफी जंक्शन पे जो निःशुल्क कक्षाएं लगाई जा रही है, जहां पे बेसिक रूप से मैं आपको बिल्कुल अपने हिसाब से मैं भूगोल विषय को पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। और आप भी हमारी मेहनत को देखते हुए अपने व्हाट्सएप पे जितने भी जो ग्रुप हैं या आपके जितने भी जो रिश्तेदार हैं जो कंपटीशन एग्जाम में जहां कहीं पर भी भूगोल विषय की बात आ रही है, वहां से आप उन विद्यार्थियों तक इस चैनल को जरूर पहुंचाएं। तो आज हम देखते हैं कौन कौन से जो हमारे ग्रुप से जुड़े हुए जितने भी जो स्टूडेंट है या विद्यार्थी है, वो इस चैनल के माध्यम से, या इस जो आपका जो चैनल है, जो मेरा चैनल है, इसको आप अधिक से अधिक स्टेटस पे जरूर लगाएं, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक ये जो निःशुल्क जो आपको भूगोल विषय की जो जानकारी मिल रही है, जो आपके कंपटीशन एग्जाम में काम में आने वाली है, तो ये सभी के लिए कक्षाएं उपलब्ध हो सके। अब अपन बात करते हैं मुख्य रूप से पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित। और पृथ्वी की उत्पत्ति में मुख्य रूप से अपन बात करेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है और पृथ्वी की उत्पत्ति को जानने के क्या क्या स्रोत हैं। तो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कई सारे जो स्रोत हैं जानने के, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति को अपन किस प्रकार से जान सकते हैं, कौन कौन से जो स्रोत है, यानी पृथ्वी अंदर से किस प्रकार से बनी हुई है, पृथ्वी की संरचना किस प्रकार से, पृथ्वी क्या ठोस अवस्था में है, या पृथ्वी क्या गैसीय अवस्था में है, या पृथ्वी क्या तरल अवस्था में है, यानी इनकी जो क्या संरचना है पृथ्वी की। तो कई भूगोलवेताओं ने अपने सिद्धांत भी दिए पृथ्वी के बारे में कि भाई पृथ्वी का केंद्र ठोस है, पृथ्वी का केंद्र तरल है, पृथ्वी का केंद्र गैसीय अवस्था में है। तो आज हम इन सभी महत्वपूर्ण विषयों के बारे में अपन जानने वाले हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। कई सारी जो इस वीडियो के माध्यम से अपन कई सारी बातें जानने वाले, और ये सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी, उन सब विद्यार्थियों के लिए यह अति महत्वपूर्ण वीडियो है। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आपको हमारी जो पढ़ाई हुई चीज़ अगर समझ में आ रही है, तो आप इस चैनल को लगातार रोज अपने इस वीडियो पे आपको, इसी चैनल पे आपको प्ले लिस्ट में आपको मिलेगा ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए वीडियो, और एक वहाँ पे मिलेगा आप शॉर्ट वीडियो ज्योग्राफी। मैं आपको लिंक आपको यूट्यूब पे या फेसबुक पेज पे, और मेरा जो फेसबुक पेज है उसका नाम है ज्योग्राफी जंक्शन नाम से फेसबुक पेज है। तो आप फेसबुक पेज को भी मेरे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको वीडियो मिलेंगे। तो आप इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से निःशुल्क जो आपको वीडियो मिल रहे हैं उनके माध्यम से आप अध्ययन कर सकते हैं और आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख सकते हैं। तो अब अपन बात करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत या पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित स्रोत। देखो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने की या पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के स्रोत
तो अपन स्रोत के बारे में मुख्य रूप से पढ़ते हैं कि मुख्य रूप से 4 स्रोत होते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए मुख्य रूप से 4 स्रोत होते हैं। तो अपन पहला जो सबसे छोटा टॉपिक है, जैसे यहाँ दिया हुआ है एक अप्रत्यक्ष स्रोत, पहला स्रोत दिया हुआ अप्रत्यक्ष स्रोत, दूसरा दिया हुआ है प्रत्यक्ष स्रोत। अप्रत्यक्ष यानी अपन को दिखता नहीं है, प्रत्यक्ष यानी जिसका अपन को प्रमाण है, अपन को सबूत है, या अपन कह सकते हैं ये अपन को दिखता। और तीसरा एक दिया हुआ है उल्का ही, यानी उल्का पिंड का प्रभाव। और चौथा दिया हुआ है आपका स्रोत पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, यानी अलग अलग भूगोलवेताओं ने कई सारे जो सिद्धांत दिए थे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आज इस वीडियो में मैं छोटे छोटे बिंदु से शुरू कर रहा हूँ। जैसे देखो यहाँ बिल्कुल छोटा सा एक पॉइंट है उल्का पिंड, यानी उल्काएं जो अपन कहते हैं ना, अपन कभी गर्मियों में बाहर सोते हैं या अपन ऐसे बाहर रात को सोते हैं तो अपन देखते हैं कोई भी तारा टूट कर जा रहा हो, इसका मतलब है वो उल्काएं हैं। अपन जैसे देखते हैं ना कोई चमकीला ऐसे तारा जा रहा, तो अपन कहते हैं ये चमकीला तारा टूट के नीचे आ रहा, तो उसका मतलब है वो आपको क्या दिख रहे हैं, उल्का पिंड का प्रभाव दिख रहा है। और आपको पता है जो आपकी वायुमंडल है इसमें 5 परतें हैं, जैसे शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल, और एक है बाह्य मंडल यानी बृहु मंडल। तो जो उल्का पिंड का प्रभाव है वो आपको कहाँ मिलेगा, मध्य मंडल के अंदर मिलेगा। और मध्य मंडल कहाँ पे है, तीसरे नंबर की जो आपकी जो परत है उसको अपन मध्य मंडल कहते हैं, यानी शोभ मंडल समताप मंडल के बाद में आपका मध्य मंडल आता, वहां पर आपको उल्का पिंड का प्रभाव देखने को मिलता। अब उल्का पिंड के प्रभाव से और पृथ्वी से क्या संबंध है, तो इसमें आपको सुनना है कि जैसे भूगोलवेताओं का मानना है कि जो पूरा सौर मंडल है वो पहले एक आग का गोला हुआ करता, एक गोला हुआ करता, आग का एक तप्त आग का गोला हुआ था, गर्म आग का गोला। वो धीरे धीरे ठंडा होता गया और धीरे धीरे ठंडे होने के साथ में समय के साथ में करोड़ों वर्षों के बाद में उस आग के गोले का धीरे धीरे क्या हो गया, टूटना हो गया। यानी जो आग का गोला बाहरी भाग धीरे धीरे सिकुड़ता गया, ठंडा होता गया और सिकुड़ता गया, और समय के साथ में वो टूटता गया। एक ऐसा समय आया जब वो 9 अलग अलग भागों में टूट गया, 9 भागों में। उसी 9 भागों को अपन क्या कहते हैं, 9 ग्रहों के रूप में कहते हैं। लेकिन वर्तमान में प्लूटो को 2006 से हटा दिया गया, तो वर्तमान में 8 ग्रह है। तो अब 8 ग्रहों की जो उत्पत्ति एक ही आकाशीय पिंड से हुई है, एक ही पिंड से हुई है, और उसी में 8 ग्रहों में आपका पृथ्वी भी शामिल है। इसका मतलब है जिन तत्वों से सौर मंडल की संरचना हुई है, जिन चट्टानों से, उनमें से आपका एक पृथ्वी जो ग्रह है उसकी भी संरचना भी उसके हिसाब से हुई है। यानी सौर मंडल की चट्टान की संरचना और पृथ्वी की चट्टान की संरचना का संबंध अपन को उल्का पिंड से मिलता है। यानी अपन कह सकते हैं पृथ्वी का संबंध अपन ने देख लिया या चट्टान से, और फिर कभी उल्का पिंड, जब कभी भी छोटे छोटे उल्का पिंड टूटते हैं तो वो धीरे धीरे आकाश से आते आते जल जाते हैं और पृथ्वी तक उनका कोई अस्तित्व भी नहीं होता है आने तक, क्योंकि वो जल जाएंगे, राख हो जाएंगे और वायुमंडल में ही समाप्त हो जाएंगे। लेकिन जब कहीं पर भी बड़ा उल्का पिंड अगर पृथ्वी सौर मंडल से गिरेगा, आकाश से गिरेगा, तो बड़ा उल्का पिंड और जो ठोस उल्का पिंड होगा वो धीरे धीरे आते आते वो जलता तो आएगा, लेकिन उसका कई सारा भाग तो जल जाएगा, लेकिन कुछ भाग अवशेष के रूप में पृथ्वी के ऊपर गिर जाएगा, जिसको अपन कहते हैं उल्का पिंड का प्रभाव। जब पृथ्वी के ऊपर गिरेगा तो भूगोलवेताओं द्वारा उसके बारे में या वैज्ञानिकों के द्वारा उसके बारे में जानकारी ली जाएगी। ये जो पिंड है ये किस चट्टान का बना हुआ, किस प्रकार की संरचना है, तो उसकी संरचना और पृथ्वी की संरचना की तुलना की जाती है। तो अपन इस प्रकार से बता सकते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति को जानने के स्रोत में उल्का पिंड का भी जो प्रभाव है या उल्काओं का भी जो योगदान है वो मुख्य रूप से, और उल्का पिंड का जो प्रभाव आपको मुख्य रूप से कहाँ देखने को मिलता है, आपको मिलता है मध्य मंडल के अंदर। अब अपन दूसरी बात करते हैं, एक आता है प्रत्यक्ष स्रोत। अब प्रत्यक्ष स्रोत में अपन को देखते हैं, प्रत्यक्ष स्रोत में मुख्य रूप से जैसे एक आता है ज्वालामुखी। जैसे ही पृथ्वी के आंतरिक भाग में अगर जहाँ कहीं पर भी ज़्यादा ऊर्जा अगर एकत्रित हो जाएगी तो वो गुब्बार के रूप में फूटेगी, पृथ्वी का कोई ना कोई भाग तो क्या होगा, टूट जाएगा, वहाँ पे दरार पड़ जाएगी और वहाँ से जो गर्म लावा वगैरह निकलता रहेगा। तो वो जो घटना है उसको अपन प्रत्यक्ष स्रोत में, क्योंकि अपन ज्वालामुखी के प्रत्यक्ष स्रोत जो भी पृथ्वी के अंदर से जो भी पदार्थ आएंगे उनके अनुसार अपन उनकी वैज्ञानिक या अपन भूगोलवेता उनके बारे में जानकारी लेंगे। तो उन्हें स्रोत के माध्यम से अपन पृथ्वी की मुख्य रूप से आंतरिक संरचना की जानकारी ले सकते हैं, पृथ्वी आंतरिक रूप से किस प्रकार की बनी हुई है।
तो ये वाला जो टॉपिक है प्रत्यक्ष स्रोत, ये ज्वालामुखी और दूसरा है भूकंप। जैसे भूकंप भी आता है तो भूकंप आने के साथ में कई जगह पे दरारें पड़ जाएगी, कई जगह पे छोटी छोटी चटकन यानी बिल्कुल पतली सी दरार, केंद्रीय उद्गार अपन कह सकते हैं, एक अपन कह सकते हैं दरारी उद्गार। तो दरारी उद्गार का मतलब छोटी सी दरार के माध्यम से, जहाँ से अपन भूकंपीय तरंगों के माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी ले सकता है। और अगर ऐसा पूछ लिया जाए ऐसा कौन सा विज्ञान है जिससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की सबसे ज़्यादा जानकारी मिलती हो, तो आपको बताना है भूकंप विज्ञान है। यानी भूकंप एक ऐसा स्रोत है जहां से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की सबसे ज़्यादा जानकारी आपको मिलेगी। और ये जो दोनों टॉपिक है भूकंप और ज्वालामुखी, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बाद में अपन इन्हीं टॉपिक को पूरे विस्तार से पढ़ने वाले हैं कि भूकंप की उत्पत्ति कैसे होती है, भूकंपीय पेटियां कौन कौन सी है, भूकंप आने के कारण क्या क्या है, भूकंप को किस प्रकार से मापा जाता है, और भूकंप और ज्वालामुखी, इन दोनों टॉपिक को अपन क्या करेंगे आगे वाले जो वीडियो है वहां पर अपन इनको विस्तृत रूप से अध्ययन करने वाले। तो अपन यहीं पे इतना ही बता देते हैं कि ज्वालामुखी से जो पदार्थ आते हैं उनकी और पृथ्वी की संरचना के बारे में अपन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ज्वालामुखी से फटने से कई सारे अन्य पदार्थ आते हैं, जिसमें गैस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और ठोस पदार्थ भी हो सकता है। तो कई सारे पदार्थ आते हैं, कई उपयोगी पदार्थ भी होते हैं, कई अनावश्यक पदार्थ भी होते हैं, अनुपयोगी पदार्थ भी। तो भूकंप और ज्वाला और भूकंपीय तरंगों के माध्यम से अपन पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करते हैं। एक हो गया प्रत्यक्ष स्रोत, दूसरा हो गया आपका उल्का पिंड। इनके बारे में अपन ने अध्ययन किया। अब अपन बात करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। जैसे लाप्लास जो महोदय थे, भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था वायुव्य निहारिका सिग्नल। कहीं आप पढ़ोगे वायुव्य राशि संकल्पना, और कई किताब में आपको लिखा हुआ मिलेगा वायुव्य निहारिका परिकल्पना। वायुव्य राशि क्या हो चाहे वायुव्य निहारिका परिकल्पना क्या हो, यह सिद्धांत दिया था लाप्लास महोदय ने। इन्होंने बताया कि जो पृथ्वी है ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी की जो कई सारी परतें हैं, पृथ्वी का जो निर्माण है अलग अलग काल टाइम पीरियड में हुआ था इस चट्टानों का। तो पृथ्वी की जो केंद्र भाग है इनके अनुसार ये कह रहे हैं, लाप्लास महोदय कह रहे हैं तरल है। किसके अनुसार? लाप्लास महोदय के अनुसार जो आपका केंद्र भाग है पृथ्वी का वो तरल अवस्था में है। और इनका वीडियो भी मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में डाल रखा, तो वो भी आपको देख ले इस सिद्धांत के बाद। फिर अपन बात करते हैं ग्रहणु परिकल्पना। ये जो ग्रहणु परिकल्पना का जो सिद्धांत दिया था चैम्बरलिन व मोल्टन ने दिया था। पहले एक भूगोलवेत्ता आए थे चैम्बरलिन, फिर उन्होंने उसमें संशोधन कर दिया। तो इनको अपन साथ में ही पढ़ते हैं। ग्रहणु परिकल्पना का सिद्धांत है चैम्बरलिन और मोल्टन ने। इन्होंने पृथ्वी के केंद्रीय भाग को क्या माना था? ठोस भाग माना था, कि पृथ्वी अंदर से ठोस है। फिर अपन बात करते हैं तीसरा सिद्धांत ज्वारीय परिकल्पना का सिद्धांत, यानी जो ज्वार भाटा है, जो ज्वारीय तरंग है, जो ज्वारीय परिकल्पना का सिद्धांत है वो जेम्स और जीन्स का सिद्धांत है। किसका है? जेम्स और जीन्स का सिद्धांत है। अब इन्होंने क्या माना? इन्होंने केंद्र को क्या माना? तरल अवस्था में। केंद्र को क्या माना? कि जो पृथ्वी का जो ठोस भाग, जो तरल केंद्र भाग है वो तरल अवस्था में। अब देखो इनको याद करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ ग्रहणु परिकल्पना, तो ग्रह कैसे होते हैं? ठोस होते हैं। आपको ये ध्यान है, ग्रह कैसा होता है? ठोस। जैसे पृथ्वी ग्रह ठोस। ज्वारीय परिकल्पना, ज्वारीय मतलब कहाँ? जल में आएंगे। ज्वार भाटा कहाँ आएंगे? जल में आएंगे। तो जल भाग कैसा होगा? तरल भाग होगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ज्वारीय सिद्धांत में जेम्स जीन ने केंद्रीय भाग को तरल माना, ठोस माना, गैस माना। तो मैं आपको याद करने के तरीके से बताता हूँ कि ज्वारीय जो घटनाएं कहाँ पर होती है? जल भाग में होगी, समुद्री भाग में होगी। तो ज्वार कहाँ आएंगे? जल में। तो जल कैसा है? आपको बताना है तरल। और ग्रह कैसा है? आपको बताना है ठोस है। पृथ्वी है, मंगल है, शुक्र है, ये ग्रह कैसे हैं? ये ठोस अवस्था में। और वायुव्य अवस्था में का ये ध्यान रखना है, वायुव्य राशि या निहारिका परिकल्पना ये तरल अवस्था में। इसका जो पृथ्वी की जो इन्होंने अपने सिद्धांत में बताया कि पृथ्वी केंद्र भाग क्या है? तरल भाग है आपका, तरल भाग। तो ये तीन सिद्धांत आपको ध्यान रखना। एक और ध्यान आपको क्या रखना है, जेफ्रीज व रिटर के अनुसार, जेफ्रीज और रिटर ने भी पृथ्वी से उत्पत्ति से एक संबंधित सिद्धांत दिया था। उन्होंने क्या बताया? अब देखो जेफ्रीज और जो आपका रिटर महोदय है, इन्होंने एक सिद्धांत बताया। उन्होंने पृथ्वी का जो केंद्र भाग है उसको गैसीय अवस्था में बताया। अब इसको कैसे याद रखना है? देखो जेफ्रीज व रिटर का जो इन्होंने केंद्रीय अवस्था कैसी बताई? गैसीय अवस्था पर। पृथ्वी का जो केंद्र है वो गैसीय अवस्था में। तो आपको ध्यान क्या रहना, जो फ्रीज है, जेफ्रीज, तो फ्रीज में क्या होती है?
अपन कहते हैं गैस होती है। फ्रिज का दरवाज़ा खोलते हैं तो अपन को क्या कहते हैं, ज़्यादा देर तक छोटे बच्चे फ्रिज का दरवाज़ा खोलते हैं तो अपन क्या कहते हैं, फ्रिज के अंदर की जो वायु है, जो गैस है, वो बाहर निकल जाएगी, इसलिए आप फ्रिज का दरवाज़ा ना खोलें। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई जेफ्रीज ने अपने पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंधी सिद्धांत में पृथ्वी के केंद्रीय भाग को क्या माना, तरल माना, ठोस माना, गैस माना। तो आपको बिल्कुल, आप मेरे वीडियो के माध्यम से आप आराम से बता सकते हो कि जेफ्रीज ने माना था गैसीय अवस्था में, और ग्रहणु जो सिद्धांत था उन्होंने उसमें माना था, चैम्बरलिन और मोल्टन ने ठोस अवस्था माना था, और वायु राशि परिकल्पना सिद्धांत में आप बता सकते हो वो तरल अवस्था में है। और एक और सिद्धांत था आपका जवारीय परिकल्पना का सिद्धांत। तो जवारीय परिकल्पना, जवार बाटा कहाँ पे आएंगे, जल में, तो जल कैसा है आपको ध्यान रखना है, तरल अवस्था में। तो 4 सिद्धांत मैंने आपको बिल्कुल आपको सरल तरीके से समझा दिया, और इनमें जो प्रश्न क्या पूछेंगे वो भी मैंने आपको बता। कभी कभार तो आपको नेट में सीधा पूछ लेंगे इनको मिलान चिन्ह करने का, कि वायु राशि परिकल्पना सिद्धांत किसने दिया, तो लाप्लास ने। ग्रहणु परिकल्पना का सिद्धांत किसने दिया, तो मोल्टन और चैम्बरलिन ने। जवारी परिकल्पना का सिद्धांत किसने दिया, तो आपको बताना जेम्स जी ने। और जेफ्री जो रिटर ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो गैसीय परिअवस्था का सिद्धांत दिया था। तो इस प्रकार से आपको नेट में भी पूछ सकते हैं, सेट में भी पूछ सकते हैं, कहीं पर भी आपका पीजीटी का एग्जाम हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय का हो, नवोदय विद्यालय का हो, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का हो, चाहे राज्य पात्रता परीक्षा सेट हो, चाहे नेट की परीक्षा हो, आपका नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वहाँ पर भी आपको इस प्रकार के प्रश्न, मिलान चिन्ह वाले प्रश्न आपको पूछ सकते हैं कि भाई किसने पृथ्वी के केंद्र भाग को ठोस माना, द्रव माना, गैस माना। या सीधा सिद्धांत पूछ सकते हैं, वायु राशि परिकल्पना का सिद्धांत किसने दिया, लाप्लास ने दिया, चैम्बरलिन ने दिया, मोल्टन ने दिया, ये किसने, रिटर ने दिया। तो आपको मिलान चिन्ह करना। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, प्रत्यक्ष स्रोत, ये वाले अपन अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे, ज्वालामुखी और भूकंप, उल्का पिंड का प्रभाव मैंने आपको बता दिया, और तीसरी परत में होता है वायुमंडल, और उत्पत्ति से उत्पत्ति के जो संबंधित सिद्धांत है मैंने ये 4-5 सिद्धांत आपको बता दिए। अब अपन बात करते हैं मुख्य रूप से अप्रत्यक्ष स्रोत के बारे में। अप्रत्यक्ष स्रोत को अपन यहीं पे पढ़ने वाले हैं। देखो, अप्रत्यक्ष स्रोत का मतलब क्या, यानी इस प्रकार के स्रोत जो अपन को सीधे प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखते, उनका प्रभाव क्या है, लेकिन उनका वायुमंडल में कुछ न कुछ अस्तित्व तो जरूर है, चाहे अपन को दिखे चाहे न दिखे। तो देखो, अप्रत्यक्ष स्रोत में अपन बात करेंगे एक तो तापमान की, यानी पृथ्वी का तापमान किस प्रकार के, एक अपन बात करेंगे घनत्व की, घनत्व किस प्रकार का पृथ्वी का, और एक अपन तीसरी बात करेंगे दबाव की। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अप्रत्यक्ष स्रोत में घनत्व की। घनत्व क्या होता है, डेंसिटी, डेंसिटी घनत्व, यानी अपन कह सकते हैं कि पृथ्वी की ये जो आंतरिक संरचना है वो अलग अलग प्रकार की चट्टानों से बनी हुई है और अलग अलग समय पीरियड में बनी हुई है। इसीलिए अपन कह सकते हैं कि पृथ्वी की जो संरचना है एक जैसी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग समय पीरियड में बनी हुई है, अलग अलग काल में बनी हुई है। इसीलिए अपन कह सकते हैं कि पृथ्वी की जो संरचना है, नहीं, अपन क्या कहते हैं, अपन कह सकते हैं कि जो भूकंपीय तरंगों के माध्यम से अपन पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तो वो वक्राकार रूप में सीधी न जाकर टेढ़ी मेढ़ी रूप में नीचे जाएगी भूकंपीय तरंगे। तो टेढ़ी मेढ़ी रूप में क्यों जाएगी वो भूकंपीय तरंगे नीचे, या अपन बात करेंगे तो क्यों जाएगी, क्योंकि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो घनत्व है, या जो अपन कह सकते हैं वो एक समान नहीं है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का निर्माण भी अलग अलग समय में हुआ है, तो उनमें जो विशेषता पाई जाएगी, उनमें जो द्रव्यमान है या उनका जो संगठन है वो भी अलग अलग प्रकार के पदार्थों से बना हुआ है। इसलिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना भी अलग अलग प्रकार की है। इसीलिए पृथ्वी की जो ऊपर सबसे ऊपरी परत है, जैसे अपन इसमें बात करते हैं, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अपन क्या करते हैं, इस पृथ्वी को इस प्रकार से, ये इस प्रकार से 3 भागों में बांट देता है। ये आपका हो गया भू प्रॉपर्टी, और ये हो गया आपका मेंटल, और ये हो गया आपका कोर। इसी मेंटल को आप प्रवार भी कहते हो, और भू प्रॉपर्टी को आप क्रस्ट भी कहते हो, क्रस्ट, इसको आप क्रोड या कोर कहते हो। ठीक है, अब देखो, जो सबसे ऊपरी परत है, ये सबसे ऊपरी परत है, और ये मध्य वाली परत है, और ये केंद्र वाली परत है। देखो, जो सबसे ऊपर वाली परत होगी तो उसके ऊपर दबाव कम होगा, क्योंकि ये सबसे, इसके ऊपर किसी का दबाव नहीं, तो इसके ऊपर कम दबाव होगा। फिर इसके ऊपर ज़्यादा दबाव, ये वाली एक परत इसके ऊपर दबाव डालेगी। फिर ये आंतरिक परत है, तो इसके ऊपर ज़्यादा दबाव, और 2 परतों का दबाव हो जाएगा इसके ऊपर।
तो जब कभी भी किसी भी परत के ऊपर अगर देखो, जहाँ कहीं पर भी अगर अपन गुब्बारे में एक हवा फुला दी जाए, मान लो किसी गुब्बारे में अपन ने हवा फुला दी जाए, फिर उसके ऊपर अपन दबाव लगाया जाए, तो घनत्व में क्या होगा, वृद्धि होगी, घनत्व बढ़ जाएगा। अगर मान लो ऐसी बात करते हैं, जैसे आपके पास में कोई 4 अलग अलग प्रकार है, आपके पास में देखो ये एक किताब है, मैं आपको बता देता हूँ बढ़िया सा उदाहरण। ये आपके पास में किताब है, ये देखो ये किताब है। अब इसके पेज ऐसे खुले खुले हैं, ऐसे खुले खुले। जब इसके ऊपर मैं इस प्रकार से हाथ रख दूंगा, दबाव डालूंगा, तो ये क्या आपको खुले खुले नजर आ रहे हैं, ताकि इसका जो पृष्ठ घनत्व है ना, आपका तनाव है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर दबाव आ रहा किसी न किसी वस्तु का। तो पृथ्वी के जैसे जैसे अपन पृथ्वी के केंद्र की ओर जाएंगे, ऊपरी भाग से अपन पृथ्वी के केंद्र की ओर जाएंगे, तो धीरे धीरे दबाव भी बढ़ेगा, तापमान भी बढ़ेगा और घनत्व भी बढ़ेगा। तो ये ध्यान रख लेना यहां पे तीनों चीजों के बारे में, ताप, दाब और घनत्व, तीनों चीजें क्या होगी सर, बढ़ेगी। तो आपको कभी भी पूछ ले पृथ्वी के पृष्ठ भाग से या भूपर्पटी से कोर की ओर जाने पर क्या होगा, घनत्व बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा या दबाव बढ़ेगा, तो तीनों चीज बढ़ेगी। लेकिन वो अपने अपने स्तर पर बढ़ेगी, क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक संरचना अलग अलग प्रकार की है। अब देखो, अब अपन ने ये बात कर दी कि घनत्व, पहली बात तो पृथ्वी का जो वास्तविक घनत्व है ना 5.517 ग्राम प्रति घन सेमी। घनत्व को ग्राम प्रति घन सेमी में अपन मापते हैं, सेमी क्यूब, घन सेमी क्यूब। तो ये होता है घनत्व पृथ्वी का जो औसत घनत्व है। और 1950 में उपग्रह के माध्यम से, 1950 में जो सैटेलाइट है, उपग्रह के माध्यम से पृथ्वी के जो ये 3 भाग है, इनमें से जो ऊपर वाला भाग है और ये जो आंतरिक भाग है, तो ऊपर वाले भाग का 2.6 से लगभग 3.6 के मध्य ग्राम प्रति घन सेमी, प्रति घन सेमी, ये यहाँ पे नोट किया गया। और यहाँ पे नोट किया गया 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। तो ये जो केंद्र और ये तो अब देखो यहाँ से आप देखो ये 2.6 और ये 11, धीरे धीरे इस प्रकार जाएंगे तो बढ़ेगा। तो उपग्रहों के माध्यम से पृथ्वी के ऊपरी भाग का घनत्व 2.6 से लेकर 3.6 के मध्य ज्ञात किया गया, और केंद्र का जो घनत्व है वो लगभग अपन कह सकते हैं 11 ग्राम प्रति घन सेमी के आसपास नोट किया गया, दर्ज किया गया। तो ये घनत्व धीरे धीरे क्या होगा, ऊपरी परत से केंद्र की ओर जाने पर बढ़ेगा। फिर अपन बात करते हैं दबाव की। अब देखो दबाव का मतलब क्या है, ये भूपर्पटी है और ये केंद्र वाला भाग है, ये भूपर्पटी या क्रस्ट वाला भाग है और ये आपका कोर वाला भाग। तो जैसे जैसे ऊपरी भाग से नीचे की ओर जाएंगे तो दबाव बढ़ता जाएगा। क्यों, जैसे मान लो ये एक बुक है, इसके ऊपर दूसरी रख दी, फिर तीसरी रख दी, तो इस प्रकार से किताबों का जो लगभग ढेर हो जाएगा, 4-5 किताब हो जाएगी। जैसे ये मेरी 5 अंगुलियाँ, 1 2 3 4 5, ये 4 अंगुलियाँ, तो सबसे ऊपर वाली के ऊपर सबसे कम दबाव है। अब ये सबसे नीचे वाली के ऊपर सबसे ज़्यादा दबाव है। तो ऊपर से नीचे जाने पर दबाव बढ़ेगा और नीचे से ऊपर आने पर दबाव घटेगा। तो ये तो आप प्रैक्टिकली बात समझ सकते हो कि दबाव किस प्रकार से बढ़ेगा, किस प्रकार से घटेगा। अगर ये भी नहीं समझ में आए तो अपन कह सकते हैं किताबें रख के देख सकते हो। आप लाइब्रेरी में जाके किताबों को देख लेना, जहाँ सीरीज वही रखी होती है, वहाँ सबसे नीचे वाली किताब एकदम पतली मिलेगी, और उसको जब हटाओगे सारी किताबों को तो वो थोड़ी सी आपको चौड़ी मिल जाएगी, उनके पेज खुले खुले हो जाएंगे, नहीं तो एकदम चिपके हुए मिलेंगे। तो वो होता दबाव, जब उसके ऊपर दबाव है तो वो कुछ नहीं कर सकता, तो दबाव का फर्क पड़ेगा। फिर अपन तीसरी बात करते हैं तापक्रम की, तापमान की। तो आपको पता है कि भाई जो मौसम का जो सामान्य तापमान है वो पृथ्वी के ऊपरी भाग से, ये पृथ्वी का जो सतही भाग है, तो ऊपरी भाग से 1 किलोमीटर जाने पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाता है, कमी हो जाती है। यानी पृथ्वी के धरातल से ऊपर जाने पर क्या होगी, तापमान में कमी होगी। लेकिन पृथ्वी के धरातल भाग से नीचे जाने पर मैंने अभी कहा था तापमान क्या होगा, देखो बढ़ेगा। लेकिन अब कितना बढ़ेगा, एक निश्चित सीमा तक तो ये क्या निश्चित दर से बढ़ता जाएगा, एक निश्चित सीमा तक तो ये क्या ज़्यादा बढ़ता जाएगा। लेकिन एक निश्चित सीमा आने के बाद में इसके परिवर्तन होने की दर क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। क्यों कम होगी, क्योंकि पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है
वो अलग अलग प्रकार के अलग अलग टाइम पीरियड में, और उसका जो संगठन है, उसके संगठन में काम आने वाले जो पदार्थ है वो भी अलग अलग प्रकार के हैं। वहाँ पर घनत्व अलग अलग प्रकार का, दबाव अलग अलग प्रकार का है, इसलिए वहाँ पे तापमान भी क्या होगा, अलग अलग प्रकार का तापमान होगा। तो इस प्रकार अपन जान सकते हैं कि पृथ्वी का जो केंद्र का जो तापमान है, पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर जाने पर प्रत्येक 32 मीटर पे जाने पर, कितने मीटर, प्रत्येक आपको 32 मीटर, इधर लिख देता हूं, ये जो आपका तापमान है 32 मीटर जाने पर, प्रत्येक 32 मीटर जाने पर आपका 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, प्रत्येक 32 डिग्री। ये आपको एक निश्चित गहराई तक जाने पर इस प्रकार की घटना मिलेगी, प्रत्येक 32 मीटर पे 1 सेंटीमीटर। लेकिन जब आप 100 किलोमीटर के नीचे चले जाओगे, 100 किलोमीटर के बाद में, तो वहाँ पे 12 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर बढ़ जाएगा। यानी 100 किलोमीटर में 12 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाएगा 100 के बाद में। फिर अपन बात करते हैं 100 से लेकर 300। जब अपन 100 से लेकर 300 किलोमीटर के नीचे जाएंगे तो वहाँ पे आपको कितना तापमान मिलेगा, वहाँ आपको मिलेगा 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर। यानी 100 से लेकर 300 किलोमीटर के मध्य जाने पर आपको प्रत्येक 100 मीटर पे आपको 2 सेंटीग्रेड तापमान कमी मिलेगी। फिर अपन बात करते हैं एक और तापमान लिखा हुआ कि 300 से अधिक जाने पर आपको, 300 किलोमीटर से अधिक जाने पर आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान प्रत्येक पे क्या हो जाएगा, किलोमीटर पे बढ़ता जाएगा। तो ये जो तापमान बढ़ने की जो दर है, मुख्य रूप से आपको ध्यान रखनी है, 32 मीटर पे आपको क्या करना, गहराई में जाने पर प्रत्येक 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि पृथ्वी के जो केंद्रीय भाग पर सर्वाधिक जो दबाव है, ये जो पृथ्वी का केंद्रीय भाग है, ये वाला, ये 3 परतें हैं, इसका सर्वाधिक केंद्रीय भाग, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो दबाव है ये 3600 किलो बार है। दबाव को अपन क्या कर सकते हैं, बार में नाप सकते हैं, दबाव को बार में, तो किलो बार, यानी यहाँ पे आपको पूछ सकता है पृथ्वी के केंद्र पर कितना दबाव है, तो 3600 किलो बार का दबाव है। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। आपको थ्योरी से संबंधित जो प्रश्न पूछ सकते हैं उसमें ये हो सकता है। ये मैंने आपको कंसेप्ट वाली कुछ बातें बताई, ऐसे कई सारी छोटी छोटी बातें हैं। अब अपन बात करेंगे पृथ्वी को बांटने के बारे में, पृथ्वी की जो संरचना है। अब पृथ्वी को मैं एक जो सर्वमान्य जो सिद्धांत है उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, फिर अपन बात करते हैं। देखो, अलग अलग भूगोलवेताओं ने क्या किया, जो आपके जो वर्गीकरण है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का, वो अलग अलग प्रकार बताए। लेकिन मैं उनमें से थोड़ा सा जो वर्गीकरण है वो थोड़ी सी बातें आपको बता देता हूँ, जो वेरी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको भी ध्यान रखनी है। जैसे देखो, आपके जो 12th वाली जो बुक है आरपीएससी की, वहाँ पे आरबीएससी की, वहाँ पर भी आपको मिलेगा। देखो, एक वर्गीकरण किया था, पहला वर्गीकरण होम्स ने दिया था। एक वर्गीकरण आप पढ़ते हैं अपन, होम्स का वर्गीकरण। होम्स ने क्या बताया था, पृथ्वी की 2 संरचना बताई थी। एक बताया था अध स्तर, और दूसरा आपको इसमें बताया था कोर वाला भाग। और फिर आते हैं एक अपन बात करते हैं स्वेस का वर्गीकरण। स्वेस ने पृथ्वी की 3 परतें बताई। इसने बताया था सियाल, सीमा और निफे। अब देखो, इनका वर्गीकरण में देखो, आपको यहाँ पे ही मैं समझा देता हूँ सियाल का वर्गीकरण। अब देखो, स्वेस ने जो मुख्य रूप से आपको कभी कभार ये पूछ लेता है पृथ्वी की, होम्स ने कितने भागों में पृथ्वी की संरचना को बांटा, तो 2 भागों में बांटा, ये ध्यान रखना। और स्वेस ने कितने भागों में बांटा पृथ्वी को, 3 भागों में बांटा, आर्थिक भागों, जैसे सियाल, सीमा और निफे। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता। देखो, सियाल का मतलब है, जैसे अपन ने लिखा सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, और सीमा का लिखा सिलिका प्लस मैग्नीशियम, और निफे का लिखा NiFe, यानी निकिल और फेरस। भाई सियाल परत है ना, वो रेत, सिलिका और एल्यूमिनियम से निर्मित है, सबसे ऊपरी परत है।
और ये सिलिका और मैग्नीशियम से निर्मित परत है मध्य वाली। सबसे केंद्र वाली परत है निकिल और फेरस से बनी हुई। अब देखो, इस ऊपर वाली परत से महाद्वीपों का निर्माण हुआ, महाद्वीपों का निर्माण, और बीच वाली परत से महासागरों का निर्माण हुआ, महासागरों का, ये आपको ध्यान रखना। और ये सबसे ठोस है। देखो सबसे ठोस परत कौन सी है, देखो यहाँ पे निकिल और फेरस, फेरस का मतलब है लोहा, तो सबसे जो कठोर भाग है ये सबसे ठोस भाग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे कठोर भाग लोहा पाया जाता है। यहाँ पे क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है, जो लोहा एक ठोस धातु होता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, ये जो ऊपर वाली जो परत है इससे इधर जाने पर हमेशा क्या होगा, जो घनत्व क्या होता है, बढ़ता जाएगा। यहाँ पे अभी अपन ने पढ़ा था 2.6, कहीं आपको किताब में 2.7 से भी मिलेगा, और लगभग 11 से 13 ग्राम प्रति घन सेमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घन सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए, इस पहली वाली परत में ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता, ग्रेनाइट चट्टानों की क्या है यहाँ पे प्रधानता, और दूसरी वाली में आपको मिल जाएगी बेसाल्ट चट्टानों की प्रधानता। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सियाल जो परत है सबसे ऊपरी परत है, सिलिका और एल्यूमिनियम की बनी हुई है, और ये इससे महाद्वीपों का निर्माण होता है, सबसे ऊपरी परत है, और इसका जो घनत्व 2.6 या 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से शुरू होता है। यहाँ पे ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता है, ये जो अम्लीय प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, और यहाँ पे दूसरे में अपन को कह सकते हैं क्षारीय प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। और सीमा परत है सिलिका और मैग्नीशियम की बनी है, महासागरों का निर्माण हुआ है, बेसाल्ट चट्टानें यहाँ पाई जाती है, और यहाँ पे क्षारीय प्रकार की चट्टानें हैं। यहाँ निकिल और फेरस पाए जाते हैं, यहाँ लोहा ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए यहाँ पे ये भाग सबसे ठोस भाग है, और इसका घनत्व सबसे अधिक होता है, और ये सबसे अंदर वाला भाग है। यानी पृथ्वी की अपन बात कर सकते हैं, ये पृथ्वी का जो ऊपरी परत है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 6371, कहीं आपको 78 मिलेगी, तो ये ध्यान रखना 6371 तक है आपकी लगभग। तो ये स्वेस के अनुसार था 3 प्रकार में, होम्स के अनुसार 2 प्रकार में। एक जो अपन बात करेंगे सर्वमान्य, जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित एक सिद्धांत है, सर्वमान्य जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत की चर्चा अपन अगले वाले वीडियो में करने वाले हैं। जो वीडियो होगा आगे वाला, जो नेक्स्ट वीडियो, उसमें अपन करेंगे मेंटल या भू प्रॉपर्टी, पहला भाग भू प्रॉपर्टी, दूसरा मेंटल, और तीसरा अपन कोर भाग। उनके बारे में अपन चित्र सहित व्याख्या करेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। जितने भी जो महत्वपूर्ण बिंदु थे पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, जो मैंने आपको यहाँ पे बताए, और एक जो सर्वमान्य जो सिद्धांत चल रहा है, जो सर्वमान्य जो पृथ्वी की आंतरिक परतों की जो जानकारी है, अपन पढ़ते हैं क्रस्ट या भू प्रॉपर्टी रूप में, दूसरा मेंटल के रूप में, और तीसरा अपन पढ़ते हैं कोर के माध्यम से। तो इनमें क्या घनत्व है, क्या दबाव है, क्या जो विशेषता है, वो सारे अपन अगले वाले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आपको बता, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है, तो आज आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को अपने स्टेटस लगाने के लिए ज़रूर कहिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपने घर वालों के साथ, और अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर करें। और आप हमारे को मोटिवेशन बनाए रखने के लिए आप इसके ऊपर लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो इस पर लाइक ज़रूर करना, और फिर भी आपको कहीं इसमें लगता है कि, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर अपने सुझाव भी ज़रूर दें। आप अपनी पढ़ाई को हमेशा निरंतर जारी रखें, और आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।